हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। ये यूनिट 2 का टॉपिक थर्ड है, बच्चों से डाटा प्राप्त करने के साधन के रूप में अवलोकन और सशक्तिकरण। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, सहभागी अवलोकन। सहभागी निरीक्षण की अवधारणा एक प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड लिंडमेंट ने अपनी पुस्तक में किया था। इसका निरीक्षण, सहभागी अवधारणा का निरीक्षण सर्वप्रथम एडवर्ड लिंडमेंट ने अपनी पुस्तक में किया था। इसके बाद ही सहभागी निरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में लोगों के सामने आया। इसके बाद ही सहभागी निरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में लोगों के सामने आया। इस प्रविधि को स्पष्ट करते हुए पीएच मान से लिखा है, सहभागी अवलोकन की तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह को अत्यधिक घनिष्ठ सदस्य बन जाता है। कि वो अवलोकनकर्ता जो है वो अध्ययन करने जाने वाले जो समूह है उसके साथ एक अत्यधिक घनिष्ठता के सदस्य बन जाता है, उससे जुड़ जाता है घनिष्ठता के साथ। पूर्ण सहभागी अवलोकन से तात्पर्य उस अवलोकन से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में जाकर रहने लगता है। और पूर्ण सहभागी अवलोकन से तात्पर्य उस अवलोकन से है जिसमें जो अवलोकन करता है वो किए जाने वाले जिसके साथ वो अध्ययन कर रहा है उसके समूह में ही जाकर रहने लगता है। उस समूह की सभी क्रियाओं में एक सदस्य की तरह भाग लेता है और जिस समूह पे वो रिसर्च कर रहा है उसी समूह की सभी क्रियाओं में एक सदस्य की तरह भाग लेने लगता है। समूह के सदस्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं और जो समूह के सदस्य वो भी उसको अवलोकनकर्ता को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने समूह का सदस्य मान लेते हैं और उसको अवलोकनकर्ता को अपने समूह का सदस्य भी मान लेते हैं। अध्ययनकर्ता समूह के उत्सवों, संस्कारों एवं अन्य क्रियाकलापों में उसी तरह भाग लेते हैं जिस तरह अन्य सदस्य भाग लेते हैं। और जो अध्ययन करता है वो समूह के उत्सवों या संस्कारों हों उनमें एवं अन्य क्रियाकलापों में उसी तरह भाग लेता है जिस तरह अन्य सदस्य भाग लेते हैं। जॉन मेज ने अपनी पुस्तक द ट्रॉल्स इन सोशल साइंस में लिखा है, जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों में मिल जाती हैं और वह बाहर से आया हुआ को अनजाने व्यक्ति नहीं रह जाता, तो इस प्रकार का अवलोकनकर्ता पूर्व सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जॉन मेज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब अवलोकनकर्ता जो है वो उसके हृदय की धड़कन है वो समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों में मिल जाती हैं, तो वो जो अवलोकन करता है वो बाहर से आया हुआ नहीं रहता और अनजान व्यक्ति भी नहीं रह जाता। तो इस प्रकार का जो अवलोकन करता है वो पूर्ण सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था। और सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सबसे पहले सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था। लिंडमैन ने कहा है कि औपचारिक प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार विधि द्वारा समस्या के तले में नहीं पहुंचा जा सकता। लिंडमैन ने कहा है कि औपचारिक जो प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार है वो विधि द्वारा समस्या के तल में नहीं पहुंच जा सकती। सामाजिक अनुक्रियाओं के पीछे छुपे हुए व्यक्ति परक तथ्य असहभागिता अवलोकन के नेत्रों से प्राय ओझल हो जाते हैं। अतः व्यक्ति परक तथ्यों को समझने के लिए पूर्ण सहभागी अवलोकन का प्रयोग आवश्यक है। पूर्ण सहभागी अवलोकन की अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्न विद्वानों की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करना उचित रहेगा। और पूर्ण सहभागी अवलोकन की अधिक स्पष्टता करने के लिए निम्न विद्वानों द्वारा परिभाषा दी गई है, वो इस प्रकार है। फर्स्ट क्या है, श्रीमती पीवी यंग। अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता तथा भाग लेता है जिसकी वह अध्ययन कर रहा हो। श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि जो सामान्य अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकन करता है वो उसी
समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है। उसी समूह के जिस पर वो अध्ययन कर रहा है उसी समूह के साथ रहता भी और उनके साथ ही वह भाग भी लेता है जिसकी वह अध्ययन कर रहा होता है, जिस पर वह रिसर्च कर रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है। जॉर्ज ए लैंडवर्क अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव पूर्ण तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव पूर्ण तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वे समुदाय में बस जाता है और वे समुदाय में भी बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है और फिर उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव पूर्ण तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है और वे समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भी भाग लेता है। श्री जॉन हर्बर्ट जेल और उसमें रहने वाले कैदियों का अध्ययन करने के लिए अनेक वर्षों तक जेल में कैदियों के साथ ही रहे और जेल और उसमें रहने वाले जो कैदी हैं उनका अध्ययन करने के लिए अनेक वर्षों तक जेल में कैदियों के साथ ही रहे। श्री मैलिनोवस्की मानव शास्त्री ने पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर रहने वाले हतबंधजन जनजाति का अध्ययन उनके साथ रह कर ही किया और श्री मैक्लोनोवस्की ने मानव जो शास्त्री थे उन्होंने पश्चिम प्रशांत महासागर के तट पर रहने वाले जो जनजाति का अध्ययन था उन्होंने उनके साथ रहकर ही किया। फ्रेंड्स, आपको ये डेफिनेशन पेपर में भी लिखनी ज़रूरी होती है। अगर आप इस डेफिनेशन को भी लिखेंगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। एग्जाम में सबसे पहले जिस टॉपिक पर आप क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या बताया है। फ्रेड लेप्ले ने शार्मिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन प्रविधि को ही अपनाया और फ्रेड लेप्ले ने शार्मिक परिवारों पर औद्योगिकीकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन प्रविधि को ही अपनाया। पूर्ण सहभागी अवलोकन के संदर्भ में चूंकि अध्ययनकर्ता को अध्ययन समूह में अपने आप को पूर्णतः सहभागी बनकर इस समूह की उन सभी क्रियाकलापों में यथासंभव अनुमुक्त रूप से भाग लेना होता है। यद्यपि यह भी आवश्यक होता है कि वह अपने उद्देश्य से विचलित ना हो, अर्थात अपने उद्देश्य के प्रति सदैव सजग रहे। अतः यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि अवलोकनकर्ता द्वारा समूह को अपने प्रति जागरूक किया जाना चाहिए अथवा नहीं, कि अवलोकनकर्ता द्वारा समूह को अपने प्रति जागरूक किया जाना चाहिए या नहीं। यानी क्या अवलोकनकर्ता द्वारा समूह के लोगों को अपना परिचय एवं उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। इस संदर्भ में विद्वानों में वैचारिक भिन्नता है। पूर्ण सहभागी अवलोकन के संदर्भ में क्योंकि अध्ययनकर्ता जो है वो अध्ययन के समूह में अपने आप को पूर्ण सहभागी बनाकर इस समूह की उन सभी क्रियाकलापों तथा यथासंभव अनुमुक्त रूप से भाग लेना होता है। तथापि यह भी आवश्यक होता है कि वे अपने उद्देश्य से विचलित ना हो, कि अपने उद्देश्य से वो हट ना जाए, अर्थात अपने उद्देश्य के प्रति वह सदैव सजग रहें, अपने उद्देश्य के प्रति सदैव जागरूक रहें और सजग रहें। अतः यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि अवलोकनकर्ता द्वारा समूह को अपने प्रति जागरूक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और यह भी प्रश्न होता है कि जो अवलोकन करता है वो उनके द्वारा समूह को अपने प्रति जागरूक किया जाना चाहिए या नहीं। यानी क्या अवलोकनकर्ता द्वारा समूह के लोगों को अपना परिचय एवं उद्देश्य स्पष्ट देना चाहिए। इस संदर्भ में विद्वानों में वैचारिक भिन्नता है। अमेरिकी समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय एवं मूल उद्देश्य स्पष्ट नहीं करना चाहिए। अमेरिकी समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय एवं मूल उद्देश्य स्पष्ट नहीं करना चाहिए। उसे चालाकी और सजगता से अपना काम लेते हुए समूह की सभी क्रियाओं में भागीदार निभानी चाहिए और साथ ही साथ अपने प्रति समूह के विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। जो अमेरिकी समाजशास्त्रियों का मत है कि जो अवलोकन करता है उसको अपना परिचय एवं मूल उद्देश्य नहीं स्पष्ट करना चाहिए और चालाकी से वे सजगता के साथ काम लेते हुए समूह की सभी क्रियाओं में भागीदारी निभानी चाहिए और साथ ही साथ अपने प्रति समूह के विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए।
दूसरी ओर भारतीय समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय व उद्देश्य अध्ययन समूह से छिपाना नहीं चाहिए। जो भारत के समाजशास्त्री हैं उनका मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय व उद्देश्य अध्ययन समूह से छिपाना नहीं चाहिए, वरना उनके माध्यम अपना वास्तविक परिचय व उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा समूह के सदस्यों को उस पर संदेह हो सकता है। उनका भारतीय समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय और उद्देश्य नहीं छुपाना चाहिए। अगर वो छिपाएंगे तो उनके माध्यम अपना वास्तविक परिचय व उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा नहीं तो वो सदस्य जो हैं समूह के वह उन पर संदेह कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समूह के सदस्यों का व्यवहार स्वाभाविक ना होकर कृत्रिमपूर्ण हो सकता है, और उनका व्यवहार अगर वो छिपाएंगे तो उनका जो सदस्यों का समूह के प्रति जो व्यवहार है वह स्वाभाविक ना होकर कृत्रिमतापूर्ण हो सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो अवलोकनकर्ता अपने उद्देश्य में असफल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जो अवलोकनकर्ता वो अपने उद्देश्य में असफल रहेंगे, उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी अपने ऑब्जेक्टिव में। नैतिकता की दृष्टि से भी यह उचित है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय व उद्देश्य अध्ययन समूह को स्पष्ट कर देना चाहिए, और नैतिकता की दृष्टि से भी यह उचित है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय व उद्देश्य अध्ययन समूह को स्पष्ट कर देना चाहिए। स्पष्ट है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की व्यवहार कुशलता, वक्त पटुता, चतुरता एवं सजगता ही उसे समूह में अपनी दोहरी भूमिका के निर्वाह में सहायक हो सकती है। नैतिकता की दृष्टि से भी यह उचित है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय उद्देश्य कर्ता की व्यवहार कुशलता, वक्ता, पटुता, चतुरता एवं सजगता ही उसे समूह में अपनी दोहरी भूमिका के निर्वाह में सहायक हो सकते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से पूर्ण सहभागी अवलोकन की निम्न विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। फर्स्ट, अवलोकनकर्ता अवलोकन की जाने वाली परिस्थितियों अथवा समूह में स्वयं भागीदारी करता है। अवलोकनकर्ता अवलोकन की जाने वाली परिस्थितियों में अथवा समूह में अपनी खुद की भागीदारी करता है। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का पूर्ण रूपण सदस्य बन जाता है, और अवलोकनकर्ता समूह में का पूर्ण रूपण सदस्य बन जाता है और उनके सभी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। उनका सदस्य बन जाता है और उनके सभी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सत्य की खोज के लिए सजगता, वर्क, पटुता व चतुरता के साथ वास्तविक तथ्यों का संकलन करने का प्रयास करता है, और सत्य की खोज के लिए सजगता, चतुरता के साथ वास्तविक तथ्यों का संकलन करने का प्रयास करता है। सहभागी अवलोकन के गुण। अब क्या मेरिट से सहभागी अवलोकन के तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण प्राविधि के रूप में पूर्ण सहभागी अवलोकन के निम्न गुणों को रेखांकित किया जा सकता है, और पूर्ण सहभागी अवलोकन के निम्न गुणों को रेखांकित किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है? गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। फर्स्ट गुण है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकनकर्ता अध्ययन परिस्थिति अथवा समूह में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से लंबे समय तक भागीदारी निभाता है, अतः उसे समूह की जितनी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो जाती है उतनी अन्य प्रविधियों से संभव नहीं है। अवलोकनकर्ता को अध्ययन परिस्थिति अथवा समूह में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से लंबे समय तक भागीदारी निभाता है, और उसे जितनी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो जाती है उतनी अन्य प्रविधियों से संभव नहीं है। सेकेंड इज स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकनकर्ता समूह में इतना घुल मिल जाता है कि उसकी उपस्थिति समूह के व्यवहार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती। अवलोकनकर्ता समूह में इतनी घुल मिल जाता है कि उसकी जो उपस्थिति है वो समूह के व्यवहार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती, अतः उस समूह के वास्तविक व्यवहारों को नजदीकी से देखने व अध्ययन करने का अवसर मिलता है, और उसको समूह के वास्तविक व्यवहार को नजदीक पास से देखने व अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। थर्ड, अधिक विश्वसनीयता। अवलोकनकर्ता संबंधित समूह के रहकर स्वयं अपने नेत्रों से घटनाओं को स्वाभाविक तथा क्रमबद्ध रूप से घटते हुए देखता है, अतः संकलित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं भरोसे योग्य होती हैं। अवलोकनकर्ता जो है वो संबंधित समूह के उनके साथ रहकर स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को स्वाभाविक तथा क्रमबद्ध रूप से घटते हुए देखता है,
और संकलित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय तथा भरोसे योग्य होती हैं। 34 संग्रहित सूचनाओं का परीक्षण संभव। अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत रूप से समूह की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता रहता है अतः शंका होने पर पूर्ण वैसी ही परिस्थितियों में सूचनाओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता की जांच संभव है। अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत रूप से समूह की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता रहता है और उसी शंका होने पर पूर्ण वैसी ही परिस्थितियों में सूचनाओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता की जांच संभव है। नेक्स्ट इज सरल अध्ययन। संबंधित समूह का सदस्य बन जाने के कारण अवलोकनकर्ता घटनाओं एवं परिस्थितियों का सरलता से अवलोकन कर सकता है। यही कारण है कि अनेक मानव शास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने छोटे समुदायों, जनजातियों एवं सांस्कृतिक समूह किसी भी पक्ष का अध्ययन करने में इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। संबंधित समूह का सदस्य बन जाने के कारण अवलोकनकर्ता घटनाओं एवं परिस्थितियों का सरलता से अवलोकन कर सकता है, इजीली अवलोकन कर सकता है उनका। और यही कारण है कि अनेक मानव शास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने छोटे समुदायों, जनजातियों एवं सांस्कृतिक समूह के किसी भी पक्ष का अध्ययन करने में इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। फर्स्ट पढ़ी हमने विशेषताएं, फिर पढ़े गुण, अब पढ़ेंगे हम सहभागी अवलोकन के दोष और सीमाएं। फर्स्ट, पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। रेडिन एवं हर्ष कोटविटस ने इस विधि की पूर्णतः अत्याहारिक कहा है। यह सत्य भी है। उदाहरण के लिए जनजातियों के साथ सहभागिता के दौरान उनके रीति रिवाजों, आदतों, मनोवृत्तियों के अनुसार अवलोकनकर्ता का रहना संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार पागलों के अध्ययन के दौरान भी सहभागिता संभव नहीं है। अतः M. बस ने उचित ही लिखा है, एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतः भाग नहीं ले सकता। और ये बात सत्य भी है कि उदाहरण के लिए जनजातियों के साथ सहभागिता के दौरान उनके रीति रिवाजों, आदतों, मनोवृत्तियों के अनुसार अवलोकनकर्ता का रहना संभव नहीं है। अगर किसी पागलों पर अध्ययन किया जा रहा है तो उनके दौरान भी सहभागिता संभव नहीं है। अतः M. बस ने उचित ही लिखा है कि एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतः भाग नहीं ले सकता। सेकेंड इज व्यक्तिगत प्रभाव। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में इतना घुल मिल जाता है कि कभी कभी अवलोकनकर्ता के व्यवहार एवं स्वभाव का प्रभाव समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में भी परिवर्तन ला देता है। ऐसी स्थिति में समूह के स्वाभाविक एवं वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो पाता और अवलोकनकर्ता जो है वो अध्ययन समूह के में इतना घुल मिल जाता है कि कभी कभी जो अवलोकन करता है उसका व्यवहार एवं स्वभाव का प्रभाव समूह के व्यक्तियों के व्यवहार पर भी परिवर्तन लाता है। ऐसी स्थिति में समूह के स्वाभाविक एवं वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक एवं समूह का जो स्वाभाविक एवं वास्तविक व्यवहार है उसका अवलोकन संभव नहीं हो पाता। साधारण तथ्यों का छूट जाना। कभी कभी अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह से सहभागिता के चलते महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्य समझकर छोड़ देता है। कभी कभी अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह से सहभागिता के चलते महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्य समझकर छोड़ देता है जबकि वे तथ्य अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और समटाइम क्या होता है, जो अवलोकन करता है उस पर स्टडी कर रहा होता है समूह के, वो सहभागिता के चलते महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनको सामान्य समझकर छोड़ देता है और जबकि तथ्य अध्ययन की दृष्टि में वही महत्वपूर्ण होते हैं। वस्तुनिष्ठता का अभाव। अवलोकनकर्ता की समूह में अत्यधिक सहभागिता उसमें समूह के प्रति लागत एवं आत्मीयता पैदा कर देती है। परिणाम स्वरूप वे समूह के अवगुणों को छिपाकर अच्छाइयों को ही चिन्हित करने लग जाता है जिससे कि अध्ययन की वस्तुनिष्ठता में कमी आ जाती है और जिससे क्या होता है कि परिणाम स्वरूप वे समूह के अवगुणों को छिपाकर अच्छाइयों को ही चिन्हित करने लग जाता है जिससे कि अध्ययन की वस्तुनिष्ठता में कमी आ जाती है। अत्यधिक खर्चीली।
अवलोकनकर्ता को अध्ययन समूह से सहभागिता प्राप्त करने एवं उनका विश्वास जीतने में काफी समय के साथ साथ अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है। और अवलोकनकर्ता को अध्ययन समूह से सहभागिता प्राप्त करने एवं उनका विश्वास जीतने के लिए काफी समय के साथ साथ अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है। कि उसके उनके साथ रहता है तो उन पर उनका विश्वास जीतने के लिए उसको टाइम भी लगता है और साथ ही साथ उनका धन भी खर्च होता है, जिससे कि व्यय करना पड़ता है, धन भी उसको व्यय करना पड़ता है। सीमित क्षेत्र का अध्ययन। इस प्रावधि से बड़े समुदाय के सभी लोगों का अध्ययन संभव नहीं है। इस प्रावधि से बड़े समुदायों के सभी लोगों का अध्ययन संभव नहीं है, अतः इस प्रावधि का प्रयोग लघु समुदाय में ही संभव है। बड़े समुदाय में हम नहीं कर सकते इस अवधि का प्रयोग सहभागी अवलोकन का, सिर्फ लघु समुदाय में ही ये संभव है। भूमिका सामंजस्य में कठिन। अवलोकनकर्ता को दो भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। अवलोकनकर्ता को दो भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। एक भूमिका अवलोकनकर्ता की एवं दूसरी समूह के सदस्यों की। एक तो भूमिका अवलोकनकर्ता की और दूसरी समूह के सदस्यों की। दोनों भूमिकाओं के उचित निर्वाह से ही वह निष्पक्ष सूचनाएं एकत्रित कर सकता है और दोनों भूमिकाओं की उचित निर्वाह से ही वह निष्पक्ष सूचनाएं एकत्रित कर सकता है, निष्पक्ष सूचनाएं कलेक्ट कर सकता है। अन्यथा भूमिका संघर्ष अवलोकनकर्ता की मेहनत पर पानी फेर सकती है। नहीं तो जो भूमिका है संघर्ष भूमिका अवलोकनकर्ता की मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। मोजर ने लिखा है, सहभागी अवलोकन एक वैयक्तिक प्रावधान क्रिया है, अतः इसकी सफलता बहुत कुछ अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है कि व्यक्तिगत का गुण कैसा है, उसके व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। अवलोकन के प्रकार का हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इससे पहले मैं 3rd पढ़ा चुकी हूँ। अनियंत्रित निरीक्षण, नियंत्रित अवलोकन और सहभागी अवलोकन। अब हम पढ़ेंगे असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन यह विधि सहभागी अवलोकन के विपरीत है। यह विधि जो असहभागी अवलोकन है वो सहभागी अवलोकन के अपोजिट है। इस प्रकार की क्रिया में निरीक्षणकर्ता समुदाय का ना तो आस्था साधना बनता है और ना उनकी क्रियाओं में भागीदार होता है। सहभागी अवलोकन में तो अवलोकनकर्ता उनका भागीदार बन जाता है समूह का, बट असहभागी अवलोकन में ना तो वो उनकी आस्था साधना बनता है और ना उनकी क्रियाओं में भागीदार होता है। इस से ही निरीक्षण कर उसकी गहर में जाने का प्रयत्न करता है और इसे ही निरीक्षण करके वह उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता है। वे सामूहिक जीवन में स्वयं प्रवेश करने के बजाय उसके बाह्य पहलुओं का ही निरीक्षण करता है और वे सामूहिक जीवन में स्वयं खुद जाने के बजाय उनको प्रवेश करने के बजाय वह उनके बाहरी पहलुओं का ही निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है। इस प्रकार से निष्पादन एवं स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन इस प्रकार की प्रविधि की विशेषता है और इस प्रकार से निष्पादन एवं स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन इस प्रकार की प्रविधि की विशेषता है। इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह के बीच उपस्थित रहते हुए भी उनके क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं निभाता और उनके साथ उपस्थित रहते हुए भी उनके क्रियाकलापों में भागीदारी नहीं निभाता है, वरना तथ्यस्थ तथा पृथक हो रहते हुए वह एक मूक दर्शक की तरह घटनाओं को घटते हुए देखता है और वे पृथक रहते हुए भी एक मूक दर्शक की तरह घटनाओं को घटते हुए देखता है, सुनता है एवं उनका अवलोकन करता है। उनको देखता भी है, उनको सुनता भी है और उनका अवलोकन करता है। जैसे कि महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में अतिथियों के साथ बैठकर घटनाओं का निरीक्षण करना। तथापि यह आवश्यक है कि असहभागी अवलोकनकर्ता को अपनी उपस्थिति से समूह के घटनाक्रम को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए और यह भी आवश्यक है कि असहभागी अवलोकनकर्ता को अपनी उपस्थिति से समूह के घटनाक्रम को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। असहभागी अवलोकन की विशेषताएं।
उपरोक्त विवेचना से असहभागी अवलोकन की निम्न विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। वस्तु परकता। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में घुलता मिलता नहीं है। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में घुलता मिलता नहीं है, वरना एक मौन दर्शक के ही रूप में रहकर तथ्यों का संकलन करता है और वरना दर्शकों के ही रूप में रहकर तथ्यों का संकलन करता है, अतः उसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठा बनी रहती है और उसके अध्ययन में अवलोकनकर्ता के अध्ययन में वस्तुनिष्ठा बनी रहती है। कम खर्चीला। सहभागी अवलोकन की तुलना में अपेक्षाकृत समय व धन कम खर्च होता है। सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन में अपेक्षाकृत समय व धन कम खर्च होता है तथा भूमिका सामंजस्य की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है और असहभागी अवलोकन में भूमिका सामंजस्य की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। विश्वसनीयता। अवलोकनकर्ता अपरिचित रूप में होता है और अवलोकनकर्ता अपरिचित रूप में होता है, अतः अध्ययन समूह के सदस्य बिना हिचकिचाए स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं और असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अपरिचित रूप में होता है, अतः अध्ययन के समूह के जो सदस्य हो बिना हिचकिचाए स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं, अतः तथ्यों की विश्वसनीयता बनी रहती है। वे हिचकिचाते नहीं है, जो समूह में रहने वाले सदस्य वो हिचकिचाते नहीं है, तो उससे तथ्यों की विश्वसनीयता भी बनी रहती है। अब है असहभागी अवलोकन के दोष, डिमेरिट्स ऑफ असहभागी अवलोकन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के फर्स्ट हमने पढ़ी है विशेषता, अब हम पढ़ेंगे उसके दोष। असहभागी अवलोकन के डिमेरिट्स। पूर्ण असहभागिता संभव नहीं हो पाती। पूर्ण असहभागिता संभव नहीं हो पाती अर्थात अवलोकनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं घटनाओं से प्रभावित हो ही जाता है या हो ही सकता है। अर्थात अवलोकनकर्ता जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं घटनाओं से प्रभावित हो ही सकता है। यदि अध्ययन समूह के सदस्यों को अवलोकनकर्ता पर संदेह हो जाने की दशा है तो उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ सकती है और यदि समूह के जो सदस्य हैं उनको अवलोकनकर्ता पर संदेह हो जाता है या उन पर होने की दशा है तो उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ ही सकती है। अवलोकनकर्ता घटनाओं को केवल अपने दृष्टिकोण से ही देखता है और अवलोकनकर्ता जो है वो घटनाओं को केवल अपने दृष्टिकोण से ही देखता है, जिसमें मौलिकता संदेहपूर्ण हो सकती है, जिसमें मौलिकता जो है वो संदेहपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट इज अचानक घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन इस प्रावधि से संभव नहीं है और अचानक जो घटित होती है घटनाएं होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन इस प्रावधि से संभव नहीं है, विधि से असहभागी अवलोकन विधि से संभव नहीं है। इस प्रावधि से गहन अध्ययन संभव नहीं होता और इस प्रावधि से गहन डीप में जाकर भी हम अध्ययन करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आप सहभागी व असहभागी अवलोकन के निम्न अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब उपरोक्त जो विश्लेषण दिए गए हैं उसके अनुसार आप सहभागी व असहभागी अवलोकन में निम्न अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अध्ययन की प्रकृति। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन की गहराई तक पहुंचकर समूह का गहन अंतरिक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है। सहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है वो सामुदायिक जीवन की गहराई तक पहुंचकर समूह का गहन व अंतरिक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है। इसके विपरीत असहभागी अवलोकन में, उसके अपोजिट असहभागी अवलोकन में से समूह के केवल बाहरी व्यवहार का अध्ययन संभव हो सकता है और केवल उसमें असहभागी अवलोकन में केवल बाहरी व्यवहार का ही अध्ययन संभव हो सकता है। गोपनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती, जो गोपनीय सूचनाएं उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता असहभागी अवलोकन में। सहभागी अवलोकन में तो हम कर सकते हैं बट असहभागी अवलोकन में नहीं कर सकते। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है सहभागिता का स्तर। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता स्वयं अध्ययन समुदाय में जाकर रच बस जाता है। सहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है वो खुद अध्ययन समुदाय में जाकर रच बस जाता है, उनके साथ घुल मिल जाता है एवं उसके क्रियाकलापों में सक्रियता से भाग लेता है और उनके जो क्रियाकलाप हैं समूह के उनके साथ सक्रियता से भाग लेता है। और असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो है वो सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की स्थिति एक अपरिचित की ही रहती है और असहभागी अवलोकन में जो अवलोकनकर्ता की जो स्थिति है वह अपरिचित ही रहती है, अर्थात वे अध्ययन समूह से पृथक व तटस्थ रहकर अध्ययन करता है, वह उनसे पृथक रहकर ही अध्ययन करता है असहभागी अवलोकन में।
थर्ड डिफरेंस है सूचनाओं की पूर्ण परीक्षा। सहभागी अवलोकन में सहभागिता के कारण अवलोकनकर्ता प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता की जांच कर सकता है। सहभागी अवलोकन में सहभागिता के कारण अवलोकनकर्ता जो उसे प्राप्त हुई सूचनाएं उसकी शुद्धता से जांच कर सकता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता कभी कभी यह घटनाओं के घटने की सूचना मिलने पर ही अध्ययन समूह में जाता है। और जो बाहरी असहभागी अवलोकन करता है वो अवलोकन करता जब ही करता है कि जब उसे कभी कभी घटनाओं के घटने की ही सूचना मिलने पर वह अध्ययन के लिए समूह में जाता है, अतः अवलोकित घटनाओं की पूर्ण परीक्षा संभव नहीं हो पाती। इसीलिए अवलोकित घटनाओं की पूर्ण परीक्षा संभव नहीं हो पाती। नेक्स्ट डिफरेंस इज सामूहिक व्यवहार की प्रकृति। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन में घुल मिल जाता है। सहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है वह सामुदायिक जीवन में घुल मिल जाता है, अतः घटनाओं का अवलोकन उनके सरल व स्वाभाविक रूप में संभव होता है और अवलोकन उनके सरल एवं स्वाभाविक रूप में संभव होता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में होने के कारण लोगों उसे शक एवं संदेह की दृष्टि से देखते हैं। और असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अपरिचित व्यक्ति के रूप में होने के कारण वह उसको शक व संदेह की दृष्टि से देखते हैं, अतः स्वाभाविक मानवीय व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं हो पाता। इसीलिए स्वाभाविक मानवीय व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं हो पाता। सहभागी अवलोकन में तो अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन में घुल मिल जाता है, बट असहभागी अवलोकन में ऐसा नहीं है, वो उनसे अपरिचित होता है। अपरिचित व्यक्ति के रूप में होने के कारण वह उन पर शक करता है और वह संदेह भी करते हैं जो उसके समूह में होते हैं, और इसीलिए स्वाभाविक मानवीय व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समय व धन। सहभागी अवलोकन समय व धन दोनों की दृष्टि से खर्चीला है। सहभागी अवलोकन जो है वो समय व धन दोनों की दृष्टि से खर्चीला है, क्योंकि अवलोकनकर्ता को लंबे समय तक अध्ययन समूह में रहना पड़ता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता जो है वो लंबे समय तक समूह में अध्ययन करने के लिए समूह के साथ रहता है। और इसकी तुलना में असहभागी अवलोकन में समय व धन तुलनात्मक रूप से कम खर्च होता है, और असहभागी अवलोकन में समय व धन तुलनात्मक रूप से कम खर्च होता है, क्योंकि उसको जो असहभागी अवलोकन करता है वो उसको वहाँ पर उसके साथ समूह के साथ जाकर रहना नहीं पड़ता, अधिक समय भी नहीं लगता, इसीलिए वहाँ पर धन कम खर्च होता है। सहभागी अवलोकन में वह दोनों ही दृष्टि से समय व धन की दोनों की दृष्टि से खर्चीला है, क्योंकि वह अवलोकन करता लंबे समय तक अध्ययन समूह में रहना पड़ता है उसको अवलोकन करने के लिए। अर्ध सहभागी अवलोकन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अवलोकन के प्रकार यानी टाइप ऑफ अवलोकन में हम अनियंत्रित निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण कर चुके हैं। अब ये तो टॉपिक बचे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज अगर हम इसको इसी में करेंगे तो वीडियो लेंथ हो जाएगी। वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको इससे पहले किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें जिससे इस वीडियो का प्रॉपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।